हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 5 में, जो कि है लंबाई एवं गति का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। पिछले सेशन में हमने इस अध्याय का संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर लिया है और आज के इस सेशन में हम इसके अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। साथ ही साथ अभ्यास के बीच में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर भी हम आपको बताएंगे। अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हम इसका सारांश, जो समरी है, जो मेन पॉइंट है, उसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में हम एसआई मात्रक कहते हैं, को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया है। और लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है और इसका जो प्रतीक होता है वो एम है। ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक वस्तु को गति में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। और जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को हम दोलन गति कहते हैं। आइए अब हम अभ्यास का पहला प्रश्न, जो कि पेज नंबर 94 में आपको मिलेगा, लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, तालिका 5.5 में, इस तालिका में दी गई लंबाइयों को उनके मापने के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले हम इस तालिका को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की जो दूरी होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, जो बड़ी दूरी होती है, तो यहाँ पे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी है, 2 शहरों के बीच की दूरी है, तो ऑब्वियसली इसमें दूरी का बड़ा मात्रक हम यूज करेंगे, जो कि सबसे बेहतर होगा किलोमीटर। क्या होगा? किलोमीटर। और एक सिक्के की जो मोटाई है वो शायद 1 सेंटीमीटर से भी कम हो, तो इस स्थिति में हम इसे मिलीमीटर में मेजर कर लेंगे, मापेंगे। वहीं एक रबड़ या इरेजर की लंबाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकती है, तो इसके लिए बेहतर होगा कि हम इसे सेंटीमीटर में मापेंगे। और विद्यालय के मैदान की लंबाई जो है वो लगभग में 500, 700, 600 जैसा मैदान हो उतना मीटर हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी यूनिट जो है इन पोजीशंस के लिए उपयुक्त थी। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। यानी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है, एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही है। जब कोई गति सीधी रेखा में होती है तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं, तो ये हमारा सत्य होगा। यहाँ पे आपको सत्य लिख लेना है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, इसी में कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। तो बिल्कुल वो गति में होगा। जब कोई वस्तु संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रहा है, उसकी स्थिति बदलती जा रही है, तो बिना गति के ये स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। और गा नंबर है, 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर में अगर आप सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1000 में आपको, चूंकि जब आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सबसे पहले आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर।
और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1000 में आपको फिर 100 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से 1 पे जो है 5 शून्य आ जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चलिए तो यहाँ पे असत्य आप लिख ले। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? मिलीमीटर, इसमें तो लंबाई मापते हैं। सेंटीमीटर, इसमें भी मापते हैं। किलोमीटर, इसमें भी मापते हैं। बालिश्त, बालिश्त कहते हैं इसको जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये हैंड स्पैन, ठीक है, बित्ता जिसको बोलते हैं। तो ये जो है मानक मात्रक नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों की जो बालिश्त की लंबाई होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो इसमें कौन सा मानक मात्रक नहीं है पूछ रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा घा, यानी कि बालिश्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। इसके उत्तर में आप पहले एक तालिका इस तरह से बना लें। यहाँ पे लिखें पैमाना या मापने वाला फीता और यहाँ पे सबसे छोटा मापा गया मान। सबसे पहले आप रूलर लिखें जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ही होता है, स्केल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो सेंटीमीटर मापने का होता है और दूसरी तरफ इंच दिया होता है। और सेंटीमीटर वाले में देखिएगा, यहाँ से 0 से पहला पॉइंट जो आता है ये 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके जो सबसे पहला लाइन आप देख पा रहे हैं ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो मापा गया मान होता है वो 1 मिलीमीटर हो सकता है। और इसी तरह से दर्जी का जो मापने वाला फीता होता है, इस तरह का जो फीता होता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे भी आप मिनिमम 1 मिलीमीटर माप सकते हैं। यहाँ पे छुपा हुआ है 0 और 1, 2, आप यहाँ से देख लीजिए। मान लिया 3 को 0 मान के चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जो पहला लाइन होगा ये 0 का होने वाला है। और इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा। इस बीच में यहाँ पे आएंगे तो 5 मिलीमीटर होगा, है ना, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें भी आप मिनिमम 1 मिलीमीटर माप सकते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक का जो बड़ा पैमाना आप लेंगे वो भी मिनिमम 1 मिलीमीटर तक माप सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, यानी कि 1.5 किलोमीटर है। इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। यह प्रश्न जो है बच्चों काफी आसान था, है ना। हमें जो है 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना था। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये हम सबको पता है। तो 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर में जो है 1.5 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 1000 से गुना कर देंगे। तो जब 1 में होता है 1000, फिर आधा में कितना होगा 500, दोनों को मिला दीजिए 1500 मीटर होता है। या फिर जब आप 1000 में गुना कर लेते हैं कितना से, 1.5 से, तो आपको दशमलव वाला गुना तो आता होगा। आप अभी दशमलव को छोड़ के नॉर्मल जैसे गुना करते हैं वैसे कर लेंगे। 5 में 0 से करेंगे 0, फिर 5 में 0 से करेंगे 0, फिर 5 में 0 से करेंगे 0, 5 एकम 5। अब 1 से इन तीनों में गुना करिए तो यहाँ पे 1 अंक छोड़ के यहाँ से स्टार्ट होगा 100 100 100 और 1 एकम 1, तो 0 0 0 5 1। अब दशमलव जो है, दशमलव के बाद चूंकि 1 अंक है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से, दाहिने साइड से 1 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना होता है। तो यहाँ पे आ जाता है 1500 और दशमलव के बाद केवल 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से ये 1500 मीटर के बराबर होगा, 1.5 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 6 है, एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये प्रैक्टिकली करना है। गिलास या बोतल के घुमावदार आधार की लंबाई मापने के लिए लचीले मापन फीते का उपयोग करें और इसे नोट करें। तो आइए इसे हम करके दिखाते हैं। मान लेते हैं ये एक गिलास है, इसके वक्र वाले तल की हमें जो है मेजरमेंट करनी है कि ये कितना सेंटीमीटर है। तो इसके लिए तो हम इसे स्केल से नहीं माप सकते हैं, इसके लिए हमें एक लचीला मापन टेप की जरूरत होगी, इससे माप सकेंगे।
इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है 17 से थोड़ा कम है, 17 यहां तक आने से हो जाता, ये 16.6 सेंटीमीटर के बराबर इसकी लंबाई है। इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। अगर किसी बॉटल की जो नीचे वाले तल है, मान लिया जाए ये बॉटल को हम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे रखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से इसको चारों तरफ से घुमा के हम यहाँ तक मेजर इसको कर सकते हैं। ये लगभग 26 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए आप इसके चारों तरफ हमने इसे इस तरह से घुमा के यहाँ पे आप मेजर ले सकते हैं। 26 सेंटीमीटर के लगभग जो है ये लंबा निकला। तो इस तरह से आप अपना ऑब्जर्वेशन लिख सकते थे। गिलास का कितना था? 16.6। अलग अलग गिलास की माप अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग बॉटल की भी माप अलग अलग होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 है, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसे भी आपको स्वयं ही करना होगा, तो इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। यदि आपके दोस्त की लंबाई मान लेते हैं, उदाहरण के लिए जो आपके दोस्त की हाइट है, लंबाई है, वो 1.45 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को अब सेंटीमीटर में चूंकि बदलना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसलिए 1.45 मीटर में हम इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। और जब आप 1.45 में 100 से गुना करेंगे तो ये 145 सेंटीमीटर आएगा। और फिर हम 145 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, तो 145 में 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1450 मिलीमीटर। अतः लंबाई जो है मीटर में उसकी कितनी है? 1.45 मीटर, सेंटीमीटर में 145 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में अगर बात करें तो 1450 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1.45 में 100 से गुना करने पर 145 आएगा। इसे आप कहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। मान लिया जाए 1.45 में आपको कितना से गुना करना था? 100 से, ठीक है। ये दशमलव वाला गुना आप पहले कर चुके होंगे। 0 से यहाँ पे ऊपर में 3 अंक है तो तीनों 0 हो जाएगा। फिर दूसरा बार भी 0 है, दूसरे लाइन में भी 3 0 ऐसे इस तरह से डाल देंगे। और 1 से हम किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो 5 4 और 1 आ जाएगा। नॉर्मल स्थिति में जिस तरह से हम गुना करते हैं वैसे ही करना है, आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। 0 0 5 4 1 इतना आ गया। अब चूंकि देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे कोई अंक है नहीं दशमलव के बाद, तो यहाँ पे हम दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव क्या करेंगे? बैठा देंगे। इस तरह से ये आता है 145 दशमलव, इस तरह से ये आता है 145.00, जिसे दशमलव के बाद 00 लिखने की जरूरत हमें नहीं है, तो सिर्फ 145 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आपको एक सिक्का दिया गया है, अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। प्रश्न समझ में आया आपको? आपको क्या करना है, आपके पुस्तक, मान लिया जाए इसी पुस्तक को लेते हैं हम, यहां से लेके यहां तक की जो कुल दूरी है, इस तरह से आप देखें, आपको अंदाजा लगाना है कि कितना सेंटीमीटर होगा। और फिर इसको मापने के लिए कोई एक सिक्का ले लें, ठीक है, और आप अंदाजा लगाएं कि कितने सिक्के के बराबर इसकी लंबाई होगी। मान लिया जाए यहां से यहां तक एक सिक्का होता है, ठीक है, आपको पॉइंट लगाते जाना होगा, यहां तक हो गया। फिर यहां से आगे 2 सिक्का, इसी तरह से फिर पॉइंट लगा के यहां से 3 सिक्का, इस तरह से आपको अंदाजा लगाना है। मान लिया जाए इसको ऊपर से नीचे हम लेते हैं, यहां से लेके, यहां से इस बिंदु से लेके नीचे तक इसको देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि इसकी जो है दूरी या लंबाई कितनी होगी और इसको मापने के लिए हमें कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी यहां तक में, ठीक है। तो मान लेते हैं, पहले एक अंदाजा लगाते हैं। अनुमान, यदि पुस्तक की एक भुजा जो है 27 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि ऊपर से नीचे तक 27 सेंटीमीटर है, और सिक्के का जो व्यास है, व्यास कहते हैं किसको? किसी भी वृत्त का व्यास क्या होता है? यहां से एक किनारे से
बीचों बीच सेंटर से होते हुए इस तरह से यहां से ऊपर से नीचे की ओर, या फिर यहां से पूरा सेंटर से होते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की जो दूरी होती है वो उसका व्यास या डायमीटर कहलाता है। तो मान लिया जाए यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, और जो पुस्तक की एक भुजा है 27 सेंटीमीटर है। तो 3 से जब हम 27 में भाग दे देंगे तो 3 नमा 27, यानी कि लगभग 9 सिक्के चाहिए होंगे उसे इस तरह से कवर करने के लिए। यहां तक में 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके 9 सिक्के लगेंगे ऊपर से नीचे तक। अगर स्थिति ये हो कि पुस्तक के एक भाग की जो लंबाई है, एक भुजा की जो लंबाई है 27 सेंटीमीटर है, और सिक्के का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने राउंड में रखा है आपको समझाने के लिए, तो आसानी से हम पकड़ सकते हैं कि 3 नमा 27, यानी कि 9 सिक्के चाहिए होंगे। सत्यापन इसका कैसे करेंगे, हम प्रूफ कैसे करेंगे? पुस्तक के किनारे की वास्तविक लंबाई मापें और एक सिक्के का व्यास भी मापें। अब पुस्तक की भुजा की लंबाई को सिक्के के व्यास द्वारा विभाजित करें, यही पुस्तक के लिए आवश्यक सिक्कों की सटीक संख्या होगी। तो आइए इसे आपको करके दिखाते हैं। इससे पहले हम स्केल की मदद से इस पुस्तक के पृष्ठ के एक भाग की लंबाई मापते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, देखिए, और इस तरह से यहाँ तक जो है हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ पे एक बिंदु लगा देते हैं हम, ठीक है, हो गया। अब इस बिंदु को और ऊपर करके नीचे जितना हिस्सा बचा है उसको भी देख लेते हैं। इस तरह से इस बिंदु से फिर 0 लेके चलेंगे, यहाँ तक 15 हो चुका है हमारा, और यहाँ पे लगभग में 12.5 है। कितना है? 12.5 है, देखिए। तो इस तरह से ये जो एक्चुअल इसकी जो लंबाई है 15 और 12.5, 27.5 हो जाता है, ठीक है। हम 27.5 सेंटीमीटर। अब हम जो है एक सिक्के का व्यास लेते हैं। सिक्के का व्यास, सिक्का जो है कितना लंबा है, तो एक सिक्के का व्यास लेने के लिए भी हम इसी स्केल से माप लेते हैं, ऊपर से नीचे बिल्कुल सेंटर से होते हुए। ये देखिए आप 2.5 के लगभग ये बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो कुल सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पुस्तिका के किनारे की लंबाई थी 27.5 सेंटीमीटर, उसमें जो है सिक्के के व्यास से भाग लगा देंगे। दोनों में ही दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो यहाँ पे ये दशमलव यहाँ पे हट जाएगा। अब ये बचेगा 275/25, और 25 से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। 25 इकाई 25, 27 में से 25 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे, फिर 25 आ जाएगा। 25 इकाई 25, 11 बार में 25 में आप 11 से गुना करेंगे तो 275 आ जाएगा, यानी कि 11 सिक्कों की आवश्यकता होगी हमें, 11 सिक्के, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है प्रश्न। सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति के 2 उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे सरल रेखीय गति, इसका 2 उदाहरण है। सीधी सड़क पर चलती हुई कार तथा सीधी रेखा में चल रहा एक व्यक्ति। वृत्तीय गति, इसके 2 उदाहरण, पंखे के ब्लेड की गति तथा हिंडोले की गति। दोलन गति के 2 उदाहरण है, झूले की गति तथा पेंडुलम का डोलना। यहाँ पे डोलना होगा, डा बना दीजिए। यहाँ पे दूसरा जो है पेंडुलम का डोलना, जो घड़ी में होता है, इस तरह से 1-1 घंटे के बाद वो डोलने लगता है। प्रश्न संख्या 10 है, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए। जैसे कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जिसको आप मिलीमीटर में माप सकते हैं, तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण लिखें। जैसे यहाँ पे सिक्के की मोटाई लिख सकते हैं। किसी पेन या पेंसिल की जो नोक हो सकती है उसको लिख सकते हैं, या किसी कील, जिसे हम, या फिर किसी कील की जो नोक होगी
वो भी क्या होगी, मिलीमीटर में ही होगी। ठीक है, इस तरह से दो दो उदाहरण मैं आपको लिख देता हूँ। सेंटीमीटर में हम किन किन चीजों को माप सकते हैं, पेंसिल को मेजर कर सकते हैं, कितना सेंटीमीटर का पेंसिल है, पेन को भी मेजर कर सकते हैं, आपका जो शार्पनर है या इरेजर है, इन सबको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। और मीटर में हम किन चीजों की माप ले सकते हैं, जैसे विद्यालय की मैदान की लंबाई है, या डेस्क की लंबाई है, आपके डेस्क की लंबाई, या फिर आप बोलें तो कमरे, एक कमरे की चौड़ाई कितनी हो सकती है, ये भी आप माप सकते हैं मीटर में, कमरे की चौड़ाई। इस तरह से आपको कुछ और उदाहरण आपके मन में आता है तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 11, यह भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप देखें, इसे समझें। यहाँ पे आपको रोलर कोस्टर ट्रैक दिया गया है। एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु का से यहां से प्रारंभ होती है और बिंदु चा से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे का से आया, यहां तक में जो आ रहा है खा तक में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं का से खा तक जो है, का से, इसका उत्तर ही है ये, का से खा तक, ये सीधी रेखा में आ रहा है तो ये हो जाएगा सरल रेखीय गति। क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। उसी प्रकार आप देखिए, खा से या फिर गा से पकड़ लीजिए, या खा से ही घूमना तो शुरू हो जाता है, खा से लेके गा से होते हुए घा से लेके अड़ा तक, है ना। तो हम लिखेंगे खा से अड़ा तक। खा से अड़ा तक में इसकी गति क्या है, एक तरह से वृत्तीय गति है। क्या है, वृत्तीय गति, है ना। और फिर यहाँ पे अड़ा से चा तक जो है, अड़ा से चा तक में फिर वो सीधा सीधा निकलेगा, तो ये आपका फिर सरल रेखीय गति हो जाएगा, सरल रेखीय गति। समझ आया आपको? चलिए, तो आप चाहें तो इसे इस तरह से लिख लें फेर में, का से खा तक जो है सरल रेखीय गति थी, और खा से अड़ा तक क्योंकि वो इस तरह से घूम रहा था तो वृत्तीय गति है, और फिर अड़ा से जो है चा तक वो सरल रेखीय गति होगी। प्रश्न संख्या 12 है, तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है: प्लाईवुड कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि। इसमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, तस्नीम को कपड़ा एवं लचीली रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि ये दोनों बहुत लचीली होती है और मापने के समय यह खींच सकती है, जिससे मापन में गलती हो सकती है। एक मापक के लिए स्थिर और सख्त सामग्री की आवश्यकता होती है ताकि माप सटीक हो, इसलिए स्टील या प्लाईवुड सबसे अच्छे विकल्प होंगे, क्योंकि ये कठोर और मजबूत होते हैं तथा इनसे सटीक माप लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 है, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर। प्रश्न संख्या 13 है, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल यानी कि कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। इस प्रश्न को भी चूंकि प्रैक्टिकली बनाना है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या बताया जाए, आपको खुद से कर लेना है कि अलग अलग लंबाई और संगत इकाइयों जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वाले कार्ड बनाने हैं। प्रत्येक कार्ड की एक इकाई में लंबाई हो सकती है और खिलाड़ियों को इसे किसी अन्य इकाई में इसके समकक्ष से मिलाना होगा। जैसे उदाहरण के लिए 100 सेंटीमीटर वाला कार्ड 1 मीटर से मेल खाएगा।
अब हम अभ्यास के अंदर पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। जैसे पेज नंबर 77 में था, क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, फीते का उपयोग विभिन्न स्थितियों में लंबाई मापने में किया जाता है। इससे वक्र आकृतियों की लंबाई भी मापे जा सकते हैं। छड़ का तात्पर्य एक कठोर सीधी वस्तु से है जिसका उपयोग आमतौर पर कपड़े मापने के लिए किया जाता है। 4 अंगुल यानी कि 4 उंगलियों की चौड़ाई लंबाई का अनुमान है जो 3 इंच के लगभग होता है। नंबर 80 में एक प्रश्न है, क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि 2 शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? तो इसका सिंपली आपका उत्तर होगा नहीं। जो लंबी दूरियां होती हैं, जो बड़ी लंबाइयां होती हैं, उसको मापने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, और जो छोटी लंबाई होती है उसको हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापते हैं, उसके लिए मीटर की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका सिंपल आप उत्तर लिख सकते हैं नहीं। पेज नंबर 84 में एक प्रश्न है कि लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है ताकि किसी भी प्रकार की वस्तुओं की माप ली जा सकती है। जैसे किसी पेड़ के तने की मोटाई लेनी हो, किसी वक्र जो घुमावदार वस्तु है उसकी लंबाई लेनी हो, तो इसके लिए जो लचीला मापक होता है वो हेल्पफुल होता है। पेज नंबर 86 में एक प्रश्न था, ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? उत्तर में हम लिख सकते हैं कि ये किलोमीटर के पत्थर संदर्भ बिंदु से दूरी का संकेत देते हैं। क्योंकि दूरी के रूप में संदर्भ बिंदु का मान लगातार कम हो रहा था, तो पद्मा ने निष्कर्ष निकाला कि वह उसकी मंजिल के समीप आ रही थी। पेज नंबर 87 में एक प्रश्न है कि क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होता है जब वस्तु गतिशील होती है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, पद्मा का स्थान समय के साथ बदल रहा है। जब कोई वस्तु अपने संदर्भ बिंदु से हिलती है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। इस तरह से हमारा आज का यह सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपके लिए यह हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर ये पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।